नमस्कार। न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे तक न्यूज हेडक्वार्टर में हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। तो चलिए पहली खबर की शुरुआत कर देते हैं। पहली खबर दिल्ली से है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। किराड़ी इलाके में रैली के दौरान सीएम योगी ने रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। दिल्ली में इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली रैली में सीएम योगी ने कूड़े के पहाड़ से लेकर आधार कार्ड तक का मसला उठाया और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर घुसपैठियों को शरण देकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने उन अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। सीएम योगी ने दिल्ली सरकार की पुजारी ग्रंथि योजना को लेकर भी केजरीवाल पर निशाना साधा कि मुल्ला और मौलवी को यहां पर पहले से ही ये लोग वेतन देते थे और जब वहां से हो हल्ला शुरू हुआ तो इन्होंने उसको डाइल्यूट करने के लिए कहा कि हम पुजारियों को भी देंगे। बीजेपी इस बार के चुनाव में केजरीवाल को चौतरफा घेरने की नई स्ट्रेटजी पर चल रही है। वो विकास के दावों पर केजरीवाल से एक एक कर सवाल पूछ रही है, खुली बहस की चुनौती दे रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल लुभावने वादों से जनता को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वो केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती देते हैं। मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूँ। पहले भी कहा मैंने, आए 1 to 1 बात करें। 500 स्कूल कह रहे हैं ना, वो स्कूल गिनना शुरू करवा दें, या तो वो राजनीति छोड़ दें या मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा मैं 20 नए कॉलेज बनाऊंगा, एक नया कॉलेज दिखा दें, नहीं बना। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक जानवरों के अस्तबल जैसे हैं। 6-6 महीने से डॉक्टर और वहाँ के जो स्टाफ है उसको तनख्वाह नहीं मिली है। वीरेंद्र सचदेवा ने वही मुद्दे उठाए जिन पर केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता लोगों से वोट मांग रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा इससे पहले केजरीवाल की तुलना मुगलों से भी कर चुके हैं। तब सचदेवा ने कहा था कि दिल्ली को जितना मुगलों ने लूटा, केजरीवाल उससे ज्यादा सिर्फ 10 साल में लूट चुके हैं। दिल्ली के चुनावी रण में नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा मुसीबत में फंस गए। पंजाब नंबर की गाड़ी पर दिए गए अपने बयान के खिलाफ उन्हें कई लोगों ने लीगल नोटिस भेज दिए। प्रवेश वर्मा को नोटिस भेजने वालों में दिल्ली के लोग भी हैं और पंजाब के भी। नोटिस भेजने वालों का इल्जाम है कि प्रवेश वर्मा ने पंजाब के लोगों का अपमान किया है। दरअसल प्रवेश वर्मा ने दिल्ली गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा था कि दिल्ली में पंजाब नंबर वाली गाड़ियां अचानक बढ़ गई हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। प्रवेश वर्मा ने पंजाब नंबर वाली गाड़ियों से शराब और पैसे बांटे जाने का आरोप भी लगाया, जिसे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबियों का अपमान बताया। तो प्रवेश वर्मा ने दोनों को 50-50 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया। इसके बाद से ही प्रवेश वर्मा को भी लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं। चुनावी अखाड़े में जारी लीगल नोटिस वाली लड़ाई के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सियासी घेराबंदी में जुटे प्रवेश वर्मा ने एक नया ही दांव चल दिया। ये सवालों वाला दाव है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को एक खुली चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में यमुना की सफाई को लेकर किए गए सरकारी प्रयासों की जानकारी मांगते हुए 4 सवाल दाग दिए। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को चिट्ठी भेजकर पूछा कि पिछले 9 साल में यमुना नदी पर सफाई पर कितना खर्च किया, मुख्यमंत्री द्वारा गंगा की सफाई का कोई आदेश जारी किया गया था, यमुना नदी के कितने किलोमीटर क्षेत्र को साफ किया गया, सरकार यमुना की स्थिति सुधारने में विफल क्यों रही। प्रवेश वर्मा इससे पहले भी डीटीसी की बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा को लेकर सवाल पूछ चुके हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि डीटीसी की कितनी बसें हैं और 2015 से 24 के बीच कितनी लेडीज स्पेशल बसें शुरू की गईं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा इस बार नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी इसी सीट पर ताल ठोक रहे हैं। बिहार के मोकामा में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि बिहार में गैंगवार का एक नया दौर शुरू हो सकता है। इसकी शुरुआत मोकामा के नौरंगा गांव से हुई, जहां बिहार के बाहुबलियों में गिने जाने वाले पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग हो गई। इसका वीडियो भी वायरल है। दावा किया जा रहा है कि दोनों तरफ से 60-70 राउंड फायरिंग हुई। खास बात यह है कि दोनों गुट एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं। कहा तो नहीं, दो आदमी बोलबे ले कि जाओ बुला के लाओ, कहेंगे कैसे जुलूम कहा करता है, तो गोली चला दिया आदमी पर। विधायक जी जबरन बाहुबली का परिचय देते हुए आनन फानन में न अच्छा देखे न बुरा देखे हमारे घर पे आ गए। करीब 10 लग्जरी गाड़ी से और बहुत सारे राइफल, डंडा, पिस्तौल था और उनकी मंशा थी कि इसको आज खत्म कर देना है। ये पूरा विवाद एक घर पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ। बताया जाता है कि पैसों के लेन देन को लेकर विवाद में सोनू मोनू गैंग ने एक घर पर ताला लगा दिया था। इसके बाद घर के मालिक की मदद के लिए अनंत सिंह दल बल के साथ नौरंगा गांव पहुंच गए और घर का ताला खुलवा दिया। इस बात पर दोनों तरफ से फायरिंग हो गई। फायरिंग कांड के बाद मोकामा के नौरंगा गांव में पुलिस छावनी जैसे हालात हैं। देखिए, लेकिन मोकामा के लगातार 4 बार विधायक रहे अनंत सिंह का विवादों से पुराना रिश्ता भी है। समय समय पर नीतीश और लालू से दूरी घटाते बढ़ाते रहे अनंत सिंह पर कई आरोप लगते रहे हैं। अनंत सिंह को 2022 में AK-47 रखने के मामले में 10 साल की जेल हुई। हालांकि हाईकोर्ट से बरी होने के बाद अगस्त 2024 में उन्हें रिहा कर दिया गया। अपने इलाके में छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह की मोकामा और उसके आसपास रॉबिन हुड वाली इमेज रही है। बताया जाता है कि मोकामा के नौरंगा गांव में भी वो अपनी उसी इमेज को चमकाने पहुंचे थे। अनंत सिंह जिन सगे भाइयों सोनू मोनू के गैंग पर फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ भी आरोपों की लंबी फहरिस्त है। साल 2009 से आपराधिक घटनाओं में इनका नाम आया। इन पर हत्या, ट्रेन लूट, रंगदारी, अपहरण जैसे कई आरोप हैं। 10 से ज्यादा थाना इलाकों में इनके खिलाफ केस दर्ज है। बताया जाता है कि ये भी अनंत सिंह के ही साथी थे। हालांकि अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ये अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करने लगे। कॉमेडियन कपिल शर्मा को हत्या की धमकी दी गई है। धमकी पाकिस्तान से भेजे गए ईमेल के जरिए दी गई है, जिसमें उनके पूरे परिवार का भी जिक्र किया गया। कपिल शर्मा को भेजे गए ईमेल में उनके घर वालों, साथ में काम करने वालों और पड़ोसियों की हत्या की भी धमकी दी गई है। कपिल शर्मा के अलावा धमकी वाला ईमेल एक्टर राजपाल यादव, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा को भेजा गया है। ईमेल करने वालों ने अंत में विष्णु लिखा है। खास बात यह है कि कपिल, राजपाल यादव, सुगंधा और रेमो डिसूजा को भेजे गए ईमेल में लिखा गया है कि आपकी गतिविधियों पर लगातार हमारी नज़र है। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट या परेशान करने की कोशिश नहीं है। इस मैसेज को गंभीरता से लें और गोपनीयता बरकरार रखें। बात नहीं मानी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम 8 घंटे के अंदर जवाब की उम्मीद करते हैं। अगर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो आगे बढ़ेंगे। हम मान लेंगे कि आप हमें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यानी इनमें किसी तरह की डायरेक्ट डिमांड नहीं है, कोई साफ संदेश भी नहीं है, लेकिन बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला के फोटो अटैच हैं। लिहाजा ऐसे हत्या की धमकी मानते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को घर में घुसकर घायल करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद का पूरा कच्चा चिट्ठा अब सामने आ गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सैफ पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के बांग्लादेशी होने के सबूत मिल गए हैं। क्राइम ब्रांच ने उसका बांग्लादेशी आई कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया है। इसमें उसका नाम शरीफुल इस्लाम लिखा गया है। उसके पिता का नाम मोहम्मद राहुल अमीन और उम्र 31 साल दर्ज है। मुंबई पुलिस ने विजय दास बनकर मुंबई में अवैध रूप से रह रहे शहजाद को 19 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने शरीफुल इस्लाम शहजाद को रविवार को ही गिरफ्तार किया था। इस बीच पुलिस की पूछताछ में शहजाद ने सैफ अली खान पर हमले का गुनाह कबूल कर लिया। जिस चाकू से शहजाद ने सैफ अली खान पर हमला किया था, पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसका तीसरा टुकड़ा भी बरामद कर लिया है। शहजाद ने चाकू का यह तीसरा टुकड़ा बांद्रा के पास फेंका था।
शरीफुल का आरोप है कि उसने 15 जनवरी की आधी रात सैफ अली खान के घर में घुसकर उन्हें घायल कर दिया था। महाराष्ट्र के ठाणे में एक ट्रेलर ड्राइवर ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। इसने पुलिस कार सहित कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। ट्रैफिक के उल्टी दिशा में गाड़ी चला रहे ट्रेलर ड्राइवर की इस करतूत के बाद डोंबिवली बदलापुर पाइपलाइन रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रक, स्कूटी, कार, ऑटो रिक्शा सब जहां थे वहीं रुक गए, लेकिन इतना होने के बाद भी ट्रेलर ड्राइवर नहीं रुका। चारों तरफ से खुद को घिरा पाकर अपने आसपास खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत से नाराज लोगों ने पत्थर भी फेंके, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। गाड़ियों को टक्कर मारकर उसने अपने लिए किसी तरह जगह बनाई और ट्रेलर को नाले वाला डिवाइडर पार कराते हुए सड़क की तरफ दूसरी तरफ ले गया। इसके बाद वो ट्रेलर ड्राइवर वहां से भाग निकला। हालांकि सड़क पर उसकी ये गुंडागर्दी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। पुलिस और ऑटो वालों ने उसे जाकर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर वाला नशे में था। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और अब बात बिहार के करोड़पति सरकारी बाबू की। बिहार के बेतिया जिले में शिक्षा विभाग के एक अफसर के घर से इतना कैश मिला है कि देखने वाले हैरान रह गए। विजिलेंस के छापे में पकड़ी गई नोटों की गड्डियों को जब 2 डबल बेड पर रखा गया तो 1 इंच भी खाली जगह नहीं बची। काली कमाई के आरोपी रजनीकांत प्रवीण पिछले 3 साल से बेतिया में जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ के पद पर तैनात हैं। बताया जा रहा है कि पटना से पहुंची विजिलेंस की टीम ने बेतिया के वसंत विहार इलाके में डीईओ के घर पर सुबह सुबह छापा मारा। इसके बाद किसी के भी घर के अंदर आने और बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। तलाशी शुरू हुई तो घर की अलमारियां नोट उगलने लगीं। इसके बाद तो विजिलेंस डिपार्टमेंट के अफसरों के भी होश उड़ गए। रकम कितनी ये पता लगाने के लिए नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। जब गिनती पूरी होगी तब जाकर पता चलेगा कि रकम कितनी है। बताया जा रहा है कि इस छापे में रजनीकांत प्रवीण की करोड़ों की अचल संपत्ति का भी पता चला है। मध्य प्रदेश के नीमच में ड्रग्स की तस्करी वालों पर एक्शन लेने पहुंची पुलिस को गांव वालों ने ही बंधक बना लिया। गांव वालों ने पुलिस टीम को करीब 7 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान पुलिस की गाड़ियां भी गांव वालों के कब्जे में ही रहीं। सिंगौली थाने की पुलिस ने चौकड़ी गांव के नीलेश धाकड़ को 54 किलो मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। इसी मामले की जांच के लिए 3 गाड़ियों में सवार पुलिस वाले आरोपी के साथ गांव पहुंचे, लेकिन जब वो लौटने लगे तो गांव वालों ने उन्हें घेर कर पथराव कर दिया। हालांकि तब तक पुलिस वाले आरोपी को दूसरी गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल चुके थे, लेकिन 2 गाड़ियों में सवार पुलिस वालों को गांव वालों ने बंधक बना लिया। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस ने नीलेश धाकड़ को झूठे मामले में फंसाया है। बहरहाल बंधक बनाए गए पुलिस वालों दोनों पुलिस गाड़ियों को छुड़ा लिया गया है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में इंदौर के देव गोराडिया में एक तेंदुए ने दहशत मचा दी। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में घुसे इस तेंदुए के चलते अफरा तफरी मची हुई। तेंदुए को देखकर लोग जितना डरे हुए थे, तेंदुआ उससे कम डरा हुआ नहीं था। जिस वक्त इसने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की छत से कूदकर दौड़ लगाई, उसी समय एक आदमी उसके सामने आ गया। इसके बाद तेंदुआ पलटकर भागा। एक युवक ने रिहायशी इलाके में घुसे इस तेंदुए का वीडियो बना लिया। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने के बाद भी वो बहुत देर तक मानसरोवर कॉलोनी की सड़कों पर दौड़ रहा था। वो कई बार अलग अलग घरों की छतों पर भी नजर आया। इस दौरान लोग तेंदुए से डरे, बचने के लिए बदहवास होकर इधर से उधर भागते रहे। बाद में तेंदुआ हालांकि देव गोराडिया में नजर नहीं आया, लेकिन लोगों से उसका डर कम नहीं हुआ। इंदौर पुलिस ने मानसरोवर कॉलोनी और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा है। तेंदुए की तलाश जारी है। वन विभाग की टीमें तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई हैं। एक तस्वीर देखी, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ, घर से बाहर ना ही निकले, बात सबकी मान।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर की बात कर लेते हैं। सुरक्षा बलों की सतर्कता ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। बीजापुर के बासागुड़ा आवापल्ली रूट पर जवानों ने 50 किलो आईईडी डिफ्यूज किए। नक्सलियों ने बीजापुर में जवानों को निशाना बनाने के लिए तिम्मापुर इलाके में एक पुलिया के नीचे आईईडी प्लांट किया था, लेकिन रूटीन गश्त के लिए निकले सीआरपीएफ जवानों को इसका पता चल गया। जब रास्ता खोदा गया तब 50 किलो का ये आईईडी सामने आया, जिसे दूर बैठकर रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता था। इसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को खबर दी गई और बीडीएस की टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। नक्सलियों ने ये बम काफी गहराई में लगाया था, इसलिए उसे सुरक्षित निकालना मुश्किल था। लिहाजा बीडीएस टीम ने भी उसे वही डिफ्यूज कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया। आपको याद दिला दे कि इसी महीने की 6 तारीख को नक्सलियों का लगाया हुआ आईईडी अम्बेली गांव के पास फट गया था, जिसकी चपेट में आकर एक ड्राइवर समेत 9 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन इस बार तिम्मापुर में जवानों ने 50 किलो के आईईडी को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में आत्मनिर्भर भारत की ऐसी झलक दिखने वाली है जिसे देखकर दुश्मन का दिल दहल जाएगा। इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में जवानों के दमखम के साथ साथ मेड इन इंडिया की ताकत भी दिखाई पड़ेगी। इस बार आकर्षण का केंद्र होगा जमीन और पानी दोनों पर चलने में सक्षम कपिध्वज। ये नाम महाभारत के अजय योद्धा अर्जुन के रथ के नाम पर रखा गया है। गणतंत्र दिवस की परेड में इस रथ पर बजरंग बली का ध्वज भी लहराएगा। इसके अलावा चेतक नाम का एक ऑल टेरेन व्हीकल भी शामिल किया जाएगा। ये ऑल टेरेन व्हीकल वैसे तो सिर्फ जमीन पर ही तैनात किया जा सकता है, लेकिन इसकी मदद से जवानों को उन दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना आसान हो जाता है जहां बाकी गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल होता है। इसकी मदद से जवानों के लिए राशन और जरूरी सामान भी भेजा जा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि युद्ध के दौरान ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। 26 जनवरी की ही परेड में हिंदुस्तान के अजेय योद्धा T-90 युद्धक टैंक की भी धमक दिखेगी। मूल रूप से रूस में निर्मित T-90 अब पूरी तरह से स्वदेशी हो चुकी है और लगातार की ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने भारतीय सेना के इस मैन बैटल टैंक को और भी ताकतवर बना दिया है। इसकी मारक क्षमता भी काफी बढ़ गई है। T-90 टैंक वर्ष 2003 से ही भारतीय सेना का प्रमुख युद्ध टैंक है, जिसे चीन से तनातनी के बाद पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया था। सेना के पास अभी T-90 टैंक की करीब 39 यूनिट हैं। हर यूनिट में करीब 45 टैंक होते हैं। इस तरह सेना के पास 1700 से ज्यादा T-90 टैंक हैं, जो जमीन पर दुश्मन से किसी भी जंग का रुख बदल सकते हैं। 26 जनवरी के परेड में भारतीय सेना वॉर सर्विलेंस सिस्टम यानी संजय का भी दमखम दिखाएगी। इसे जटिल हालात में फ्रंटलाइन कमांडर्स की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम भी इस बार खास आकर्षण होगा, जिसकी मदद से छोटी बाधाओं को पार करने के लिए मिनटों में पुल बनाए जा सकते हैं, जबकि इससे पहले इसी काम में घंटों लग जाते थे। बात अमेरिका की कर लेते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। लपटें एक जगह काबू में आती हैं तो दूसरी जगह भड़क उठती है। अब तक के सबसे विनाशकारी आग से जूझ रहे लॉस एंजलिस में जंगल की नई आग तेजी से फैल रही है। आग की नारंगी लपटें पहाड़ियों के किनारे दिखाई दे रही हैं, जिसे बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आग के खतरे को देखते हुए करीब 50,000 लोगों को घर छोड़ने को कह दिया गया है। आग जिस पहाड़ी पर लगी है वो लॉस एंजलिस शहर से 72 किलोमीटर दूर है। इसके आसपास स्कूल और रेजिडेंशियल एरिया है। बुधवार को भड़की फायर ने कुछ ही घंटों में करीब 40 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल को खाक कर दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक इसने किसी घर को अपनी चपेट में नहीं लिया है। फायर फाइटर्स का कहना है कि अगर तेज हवा ना चले तो इस पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। अमेरिका को आग और बर्फ दोनों से जूझना पड़ रहा है, एक साथ लड़ना पड़ रहा है। बर्फीला तूफान उसके लिए बड़ी मुसीबत बनकर आया है।
फ्लोरिडा, जॉर्जिया और तटीय कैरोलिना के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई तो सब कुछ सफ़ेद हो गया। टेक्सास और लुइसियाना में पहले भी ओले पड़े, फिर इस सीजन की सबसे ज़ोरदार बर्फबारी हो गई। नतीजा ये हुआ कि रास्ते बंद हो गए। सवाना जैसे इलाकों में यात्रा कर रहे लोगों को अपना सफ़र ब्रंसविक में ही रोक देना पड़ा। फ्लोरिडा के जैक्सनविल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। बच्चों की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए कम से कम 8 राज्यों में स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। नतीजा ये हुआ कि करीब 10 लाख छात्र स्कूल नहीं जा पाए। बर्फबारी से जुड़ी मुश्किलों को देखते हुए सरकारी दफ्तर भी बंद कर दिए गए। फ्लोरिडा में टालाहसी में सर्दी की मार से 3 लोगों की मौत हो गई। इस इलाके में करीब 2 इंच बर्फ पड़ी है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि इस मुश्किल की घड़ी में भी लोग बर्फ पर मस्ती से बाज नहीं आए। तो अमेरिका में हो रही बर्फबारी ने इंसानों के लिए भले ही मुसीबत बढ़ा दी हो, लेकिन चिड़ियाघर के जानवर बेहद खुश हैं। हाथी से लेकर ऊद बिलाव तक मस्ती में डूब गए। टेक्सास के ह्यूस्टन में बर्फबारी से एशियाई हाथी ऐसा खुश हुआ कि पूरे चिड़ियाघर में दौड़ लगाने लगा। इस हाथी को रोकने के लिए केयरटेकर ने दौड़ लगाई, लेकिन वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। बुधवार को आई बर्फीली आंधी के बाद ह्यूस्टन में चिड़ियाघर के ज्यादातर जानवरों की ऐसी ही हालत दिखी। अब इस ऊदबिलाव को देखिए, बर्फ दिखी तो दीवानों की तरह दौड़ लगाने लगा। कभी बर्फ पर फिसलता तो कभी पलटी मारने लगता। बर्फ पर ऊदबिलाव की मस्ती देर तक लोगों का मनोरंजन करती रही। शेरों का कुनबा बर्फ पर मटरगश्ती करता रहा तो पानी में तैरता सी लायन भी मौसम का मजा लेता दिखा। बाड़े से मुंह निकालकर बर्फबारी का मजा लेते बारहसिंगा की मस्ती भी लोगों का मनोरंजन करती रही। Hello, Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। तस्वीरें प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की हैं। ड्रोन कैमरे ने महाकुंभ के मेले की भव्य और दिव्य छटा अपने में कैद की। न्यूज हेडक्वार्टर में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ। कल फिर मुलाकात।